कंप्यूटर्स की कहानी बड़े बदलावों की कहानी है। पहली जनरेशन में बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वे बहुत बड़े थे और अक्सर खराब हो जाते थे। दूसरी जनरेशन में छोटे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। यह एक अच्छा कदम था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तीसरी जनरेशन में आया। यह इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का समय था। आईसी एक रेवोल्यूशनकारी आविष्कार था। इसने कई छोटे ट्रांजिस्टर और दूसरे पार्ट्स को सिलिकॉन से बने एक सिंगल छोटे चिप पर रख दिया। इस छोटे चिप में बहुत शक्ति थी। यह एक नए युग को खोलने की कुंजी थी, जिसने मशीनों को पहले से कहीं ज्यादा पावरशाली बना दिया। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक की शुरुआत तक का यह दौर सब कुछ बदल गया। इस शानदार आविष्कार का श्रेय दो स्मार्ट लोगों को जाता है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बी और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के रॉबर्ट नॉयस ने स्वतंत्र रूप से आईसी बनाया। उन्होंने कंप्यूटर कंपोनेंट को माइक्रोस्कोपिक साइज तक छोटा करने का एक तरीका खोजा। कल्पना कीजिए कि एक कमरे भर के पार्ट्स को आप अपने नाखून पर फिट कर दें। आईसी ने यही किया। यह सिर्फ चीजों को छोटा करने के बारे में नहीं था, यह उन्हें एक साथ बेहतर तरीके से काम करने के बारे में था। कनेक्शन सीधे चिप में बने थे। इसका मतलब था कम वायर और चीजों के गलत होने की कम संभावना। आईसी इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था, जो हर कंप्यूटर का नया दिल बन गया। आईसीज के इस्तेमाल से तुरंत और अविश्वसनीय फायदे हुए। जो कंप्यूटर्स कभी पूरे कमरे भरते थे, वे अब बहुत छोटी जगह में समा सकते थे। एक बड़ी अलमारी के बारे में सोचें, एक विशाल हॉल की बजाय। क्योंकि कंपोनेंट चिप पर इतने करीब थे, बिजली को कम दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे कंप्यूटर्स बहुत बहुत तेज हो गए। वे एक ही सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कर सकते थे। यह एक ऐसी तेजी थी जिसकी कल्पना पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं की जा सकती थी। कंप्यूटर्स भी कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। कम अलग अलग पार्ट्स और सोल्डर की हुई कनेक्शन टूटने की वजह से वे बिना मरम्मत के ज्यादा समय तक चल सकते थे। यह विश्वसनीयता बिजनेस और साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी थी। इस नई टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर्स ज्यादा पावरशाली और ज्यादा किफायती भी हो गए। एक सिंगल चिप बनाना हजारों अलग अलग ट्रांजिस्टर को असेंबल करने से सस्ता था। इससे कंप्यूटिंग की लागत कम हो गई। अचानक ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स खरीदने और इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। तीसरी जनरेशन सिर्फ एक छोटा सुधार नहीं था, यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने उन कंप्यूटर्स की फाउंडेशन रखी जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। यह वह क्षण था जब कंप्यूटर ने एक विशाल खास मशीन से एक ऐसे टूल में अपना सफर शुरू किया जो एक दिन हर किसी के लिए उपलब्ध हो सकता था। इस छोटे से चिप ने एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू कर दी थी। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा बदलाव उनका साइज था। कंप्यूटर्स के बड़े बड़े कमरों पर कब्जा करने के दिन खत्म हो रहे थे। इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से मशीनें काफी छोटी हो गईं। IBM सिस्टम /360 इस युग का एक मशहूर कंप्यूटर आज के स्टैंडर्ड से अभी भी बड़ा था, लेकिन यह अपने पुराने मॉडल्स के साइज का एक छोटा सा हिस्सा था। साइज में इस कमी का मतलब था कि ज्यादा कंपनियां, यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तर एक कंप्यूटर के लिए जगह ढूंढ सकते थे। यह अब सिर्फ सबसे बड़े और सबसे अमीर रिसर्च लैब के लिए आरक्षित मशीन नहीं थी। फिजिकल रूप में यह बदलाव कंप्यूटर्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का पहला कदम था। छोटे साइज के साथ ही स्पीड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स पुराने मॉडल्स की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज थे। वे नैनोसेकंड में जानकारी प्रोसेस कर सकते थे, जो एक सेकंड का अरबवां हिस्सा होता है। यह दूसरी जनरेशन के माइक्रोसेकंड से एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस स्पीड की वजह से वे पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल काम कर सकते थे। साइंटिस्ट विस्तृत सिमुलेशन चला सकते थे और बिजनेस कम समय में बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते थे। हनीवेल 6000 सीरीज उदाहरण के लिए अपनी पावरशाली प्रोसेसिंग क्षमता के लिए जानी जाती थी। इस तेज स्पीड का मतलब था कि जो समस्याएं कभी हल करना बहुत मुश्किल थीं, उन्हें अब कंप्यूटर की मदद से हल किया जा सकता था। स्टोरेज कैपेसिटी में भी बड़ा सुधार हुआ। जहां पहले के कंप्यूटर्स भारी मैग्नेटिक टेप पर निर्भर थे, वहीं तीसरी जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क का ज्यादा इस्तेमाल देखा गया। इन डिस्क से स्टोर की गई जानकारी तक बहुत तेजी से पहुंचा जा सकता था। आपको अब अपनी जरूरत का डेटा ढूंढने के लिए टेप को शुरू से पारखने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे उस पर जा सकते थे। इसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी। कंप्यूटर्स अब लाखों कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते थे, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा थी।
इसका मतलब था कि बड़े प्रोग्राम और बड़े डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे बिजनेस और साइंस में कंप्यूटर की उपयोगिता भी आज गई। साइज, स्पीड और स्टोरेज में इन इंप्रूवमेंटों ने तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स को कहीं ज्यादा पावरशाली और मल्टीपर्पज बना दिया। वे अब सिर्फ बड़े कैलकुलेटर नहीं थे, वे असली जानकारी प्रोसेसिंग सिस्टम बन रहे थे। एक ही मशीन का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस अकाउंटिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता था। यह मल्टीपर्पज होना एक मुख्य विशेषता थी। उदाहरण के लिए PDP-8 एक छोटा कंप्यूटर था, एक मिनी कंप्यूटर जिसने कंप्यूटिंग पावर को नई जगहों पर पहुंचाया, जैसे कि फैक्ट्री फ्लोर और छोटी लैबोरेटरीज। तीसरी जनरेशन ने साबित किया कि कंप्यूटर्स पावरशाली, भरोसेमंद और कई अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ढलने वाले हो सकते हैं। तीसरी जनरेशन के अविश्वसनीय हार्डवेयर को चलाने के लिए उतना ही अविश्वसनीय सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। यह वह युग था जब ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस सचमुच जरूरी हो गया। ओएस वह मास्टर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इससे पहले ह्यूमन ऑपरेटरों को कई काम मैन्युअली करने पड़ते थे, लेकिन अब ओएस इन कामों को ऑटोमेटिकली संभाल सकता था। यह मेमोरी मैनेज करता था, प्रिंटर और डिस्क ड्राइव को कंट्रोल करता था और एप्लीकेशन चलाता था। इससे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। प्रोग्रामर हार्डवेयर के मुश्किल डिटेल्स की चिंता किए बिना अपने प्रोग्राम लिखने पर ध्यान दे सकते थे। ओएस पूरे सिस्टम के लिए एक मददगार मैनेजर के तौर पर काम करता था। सबसे रोमांचक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से एक मल्टी प्रोग्रामिंग था। यह एक स्मार्ट आइडिया था जिसने एफिशिएंसी को बढ़ाया। पहले एक कंप्यूटर एक समय में सिर्फ एक प्रोग्राम चला सकता था। अगर उस प्रोग्राम को किसी चीज का इंतजार करना पड़ता था, जैसे कि टेप से डेटा का, तो पूरा पावरशाली कंप्यूटर बेकार पड़ा रहता था। मल्टी प्रोग्रामिंग ने इसे बदल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई प्रोग्राम को मेमोरी में रख सकता था। अगर कोई प्रोग्राम इंतजार कर रहा होता, तो ओएस तुरंत प्रोसेसर को दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर देता जो चलने के लिए तैयार होता। इससे महंगा कंप्यूटर हर समय व्यस्त रहता था, जिससे समय और पैसा दोनों बचते थे। यह एक शतरंज मास्टर की तरह था जो एक साथ कई गेम खेल रहा हो। इस आइडिया पर आगे बढ़ते हुए टाइम शेयरिंग आया। टाइम शेयरिंग ने कई अलग अलग यूजर को एक ही समय में एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की परमिशन दी। हर यूजर का अपना टर्मिनल होता था, जो एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन जैसा होता था। सेंट्रल कंप्यूटर हर यूजर को अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा देता था। उनके बीच इतनी तेजी से स्विच करता था कि ऐसा लगता था जैसे हर व्यक्ति के पास पूरा कंप्यूटर हो। यह एक रेवोल्यूशनकारी कॉन्सेप्ट था। इसने कंप्यूटिंग को इंटरैक्टिव बना दिया। यूजर कमांड टाइप कर सकते थे और तुरंत रेस्पॉन्स पा सकते थे। यूनिवैक 1108 एक पावरशाली मशीन थी जो टाइम शेयरिंग में बेहतरीन थी। कई यूजर को एक साथ सर्विस देती थी। इसने कंप्यूटिंग को एक सहयोगी और डायनामिक अनुभव बना दिया। ये सॉफ्टवेयर इनोवेशन आईसी चिप जितने ही जरूरी थे। उन्होंने लोगों के कंप्यूटर्स के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। किसी काम को सबमिट करने और प्रिंट आउट के लिए घंटों इंतजार करने के बजाय यूजर अब सीधे कंप्यूटर के साथ काम कर सकते थे। सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग के डेवलपमेंट ने कंप्यूटर को एक साधारण बैच प्रोसेसिंग मशीन से एक डायनामिक इंटरैक्टिव टूल में बदल दिया। यह कंप्यूटर्स को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने का एक जरूरी कदम था। तीसरी जनरेशन के सॉफ्टवेयर ने मुश्किल हार्डवेयर और ह्यूमन यूजर के बीच एक पुल बनाया। एक पुल जिसका इस्तेमाल हम आज भी हर कंप्यूटर और स्मार्टफोन में करते हैं। तीसरी जनरेशन ने इतिहास के कुछ सबसे मशहूर कंप्यूटर्स बनाए। सबसे प्रभावशाली था IBM सिस्टम 360। यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि मशीनों का एक पूरा परिवार था। उन सभी ने एक ही तरह के इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। इसका मतलब था कि एक छोटे सिस्टम /360 के लिए लिखा गया प्रोग्राम एक बड़े पर भी चल सकता था। कॉम्पेटिबल कंप्यूटर्स के परिवार का यह आइडिया नया था और बहुत सफल रहा। दूसरी जरूरी मशीनों में हनीवेल 6000 सीरीज शामिल थी, जो अपनी शक्ति के लिए जानी जाती थी, और यूनिवैक 1108 जो साइंटिफिक काम के लिए बेहतरीन थी। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का PDP-8 भी था, एक छोटा लेकिन पॉबरिजर मिनी कंप्यूटर जिसने नए यूजर तक कंप्यूटिंग पहुंचाई। इन कंप्यूटर्स के कई फायदे थे। उनका सबसे बड़ा फायदा पहले से छोटे, तेज और ज्यादा भरोसेमंद होना था। आईसीज के इस्तेमाल से उनके खराब होने की संभावना कम हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट ने उन्हें मैनेज करना आसान बना दिया।
टाइम शेयरिंग ने कई लोगों को एक पावरशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की परमिशन दी, जिससे यह ज्यादा किफायती हो गया। फोर्ट्रान और कोबोल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, जिससे सॉफ्टवेयर लिखना आसान हो गया। ये कंप्यूटर्स साइंटिफिक कैलकुलेशन और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग दोनों को संभाल सकते थे, जिससे वे बहुत मल्टीपर्पज हो गए। उन्होंने सचमुच कंप्यूटर से क्या संभव था, इसका विस्तार किया। हालांकि इन मशीनों की अभी भी लिमिटेशन थी। भले ही वे छोटे थे, फिर भी वे आज के स्टैंडर्ड से बहुत बड़े और महंगे थे। उन्हें ओवरहीटिंग से बचाने के लिए खास एयर कंडीशन्ड कमरों की जरूरत होती थी। आईसीज एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वे बाद में आने वाले माइक्रोप्रोसेसर जितने पावरशाली नहीं थे। यूजर को उन्हें चलाने के लिए अभी भी बहुत खास ट्रेनिंग की जरूरत होती थी। इनपुट अक्सर पंच कार्ड के जरिए किया जाता था और इंटरैक्शन ज्यादातर टर्मिनल पर टेक्स्ट के जरिए होता था। आज की तरह माउस या ग्राफिकल इंटरफेस नहीं थे, इसलिए भले ही वे ज्यादा सुलभ थे, फिर भी वे आम व्यक्ति के लिए पर्सनल कंप्यूटर होने से बहुत दूर थे। निष्कर्ष में कंप्यूटर्स की तीसरी जनरेशन एक जरूरी मोड़ था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार वह कुंजी थी जिसने अविश्वसनीय नई संभावनाओं को खोला। ये मशीनें छोटी, तेज और ज्यादा भरोसेमंद थीं। ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग जैसे जबरदस्त सॉफ्टवेयर आइडिया ने लोगों के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने के तरीके को बदल दिया, जिससे वे पहली बार इंटरैक्टिव बन गए। हालांकि उनकी अभी भी लिमिटेशन थी, इन कंप्यूटर्स ने कंप्यूटिंग को बिजनेस और साइंस के मेनस्ट्रीम में ला दिया। उन्होंने अगले बड़े कदम के लिए सभी जरूरी फाउंडेशन रखी, माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। तीसरी जनरेशन ने कंप्यूटर को हर किसी के लिए एक टूल बनाने का सफर शुरू किया।